हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका पेट्रोलियम की पेट्रोलियम क्या है और कहाँ से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, किस और क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। और बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर वीडियो में आपके लिए एक नई स्टोरी होगी, तो आज भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और आपको मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको स्टोरी ही सुना दूँ कि स्टोरी क्या है, और उसके बाद आप अपनी जो वीडियो है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, सारे बच्चों से। तो देखिए बेटा, एक बारी क्या होता है कि जो ईगल तो जानते हैं आप लोग, जो बाज होते हैं, ठीक है, उन सब का एक बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है उन सब का, और वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, वो अपने लिए खाना ढूंढते हैं। आपको पता है कितने शक्तिशाली होते हैं वो, बड़े बड़े जानवरों को भी उठा लेते हैं अपने जो उनके पंजे हैं उसमें। तो एक बारी क्या हुआ कि ये बाज जो है उड़ते उड़ते उनका पूरा झुंड एक टापू में पहुंच गया। टापू समुद्र के बीचों बीच था, वो उसके चारों तरफ कुछ नहीं था और उनके अलावा वहाँ कोई एनिमल्स भी नहीं थे। ठीक, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके जीने के लिए सब कुछ है, सारी चीज़ें थी वहाँ पे। समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ थी, नज़दीक ही उनके पास कोई फ्रेश वाटर सोर्स भी था, ठीक है, जहाँ से वो पानी पी सकते थे, और कुछ उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसमें जो जवान जवान जो ईगल थे और जो छोटे जो ईगल थे, उन्होंने कहा यार ये तो कितना अच्छा है यहाँ पे। 4-5 दिन वो वहीं रह गए, क्योंकि वहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, सारी फैसिलिटी थी, उन्हें जो जीने के लिए जो चाहिए था वहाँ सब कुछ था उनके पास। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई और जानवर भी नहीं था उनके साथ कंपटीशन करने के लिए, जो उनके साथ इन सारी चीज़ों के लिए compete करता। ठीक, तो हो गए उन्हें 4-5 दिन हो गए। तो अब जो जानवर थे सारे, उनमें एक बुजुर्ग भी था, एक जो बुजुर्ग ईगल था या बाज था, उसने कहा उनसे कि भाई अब ऐसा है कि हमें यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं, हमें यहाँ से उड़ना चाहिए, चले जाना चाहिए, दूसरी जगह पे जाना चाहिए। तो उन औरों ने कहा, जो छोटे थे या जो जवान थे, उन्होंने कहा क्यों जाना चाहिए हमें यहाँ से, यहाँ पे सब कुछ तो है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और जगह तो हमें शिकार करना पड़ता है, अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता है, रहने के लिए जगह देखनी पड़ती है, ठीक है, तो पर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, हमें सब कुछ आराम से मिल जाता है। तो बाज ने कहा हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, जो कर्म है उसे करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने बहुत समझाने की कोशिश की उन लोगों को, पर वो कोई समझने को तैयार ही नहीं थे। तो बाज ने कहा भाई जब तुम लोग नहीं आते हो, जो बुजुर्ग वाला था, तो मैं चले जाता हूँ, और अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। तो एक दो जो बुजुर्ग थे, थोड़ा समझदार थे, वो उसके साथ चले गए, उड़ गए, और वो जो जवान जो थे वो सारे के सारे वहीं रह गए। अब 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से भी ऊपर हो गए। तो वो जो बुजुर्ग बाज था, उसने अपने उन 2-3 लोगों से कहा भाई बहुत टाइम हो गया, हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, वो तो आएंगे नहीं हमें देखने, क्योंकि वो तो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब यानी कि आराम से उन्हें फैसिलिटीज़ में सारा खाना उन्हें आराम से मिल रहा है, जो भी उन्हें जीने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो सब उन्हें आराम से मिल रहा है। तो हम ही उनके पास चले जाते हैं, एक बार उनको देख के आते हैं कि वो कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं हैं। आए सारे के सारे सारे यानी कि वो 3-4 लोग आए, उड़ के आए उस टापू पे। तो उन्होंने देखा कि कोई बाज जो है घायल होके पड़ा हुआ, कुछ तो मर के पड़े हुए, जो छोटे छोटे हैं ईगल थे वो मर के पड़े हुए, इधर सारा लहू लुहान हो रखा सारा टापू, और कुछ उड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो वो वहाँ का दृश्य देख के वो अचरज में पड़ गया कि ये क्या हो गया। पूछा उसने उनसे जो थोड़ा सा घायल थे कि क्या हो गया। उस बाज ने कहा भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका मैंने जो कहना नहीं माना, क्योंकि जब आप लोग चले गए उसके कुछ दिन बाद ही क्या हो गया कि यहाँ पे आदमियों का समूह आया, और उन्होंने यहाँ पे एक पिंजरा खोल दिया जहाँ सारे शेर डाल दिए उन्होंने। ठीक है, इस टापू में शेर भी आ गए आपके। और पहले तो उन शेरों के लिए यहाँ कोई भोजन ही नहीं था, वो क्या खाते। तो पहले तो वो हमसे डरते रहे, दूर दूर रहे, क्योंकि वो भी बड़े होते हैं, ईगल भी वो शक्तिशाली होते हैं, शेर नहीं पकड़ सकता उनको। पहले तो वो हमसे दूर दूर रहे,
और हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही 1.5-2 महीने हो गए तो अब वो भूख से बेहाल जब वो हो गए तो उन्होंने हमारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया और फिर हमें भी मारना शुरू कर दिया। इस वजह से हमारी ये हालत हो गई है। तो बाज ने कहा तुम उड़े क्यों नहीं, फिर तुम तो उड़ सकते हो, उड़ के आ जाते दूसरी जगह सारे के सारे। उन्होंने कहा हमने उड़ना छोड़ दिया था ना, इसलिए हम सब के सब उड़ना ही भूल गए। तो इस वजह से हमारी ये हालत हुई है। हमने बहुत बड़ी गलती की, जो आपका कहना नहीं माना, हमें माफ़ कर दीजिए आप। तो अब कुछ हो नहीं सकता है, हम उड़ भी नहीं सकते हैं। हमारा अंत यही है कि ये सारे शेर हमें खा लेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से। तो उस बाज ने कहा यही जो है नतीजा होता है अगर अपने से बड़ों का, समझदार जो लोग हैं उनका कहना नहीं मानते। और ये कह के वो जो बाज थे वो उड़ गए। तो देखो बेटा, ये जो कहानी है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या आप लोग खुद भी समझदार हैं, सोच सकते हैं। एक तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने से बड़े जो हैं उनका कहना ज़रूर मानना चाहिए, वो हमारे हित की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम सब पे लागू होती है, हमारी जो स्किल है, समझ रहे हैं, जैसे उनकी स्किल थी उड़ना, वो उड़ना जानते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते थे, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को क्या कर सकते थे, प्रोटेक्ट कर सकते थे और इस अर्थ में सरवाइव कर सकते थे। तो उन्होंने उसको ही छोड़ दिया। ये उनके हार का सबसे बड़ा कारण रहा, उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर वो उड़ना जानते तो वहाँ से वो उड़ के चले आते। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो स्किल है, जैसे हमारी स्किल है, टीचर्स की स्किल है पढ़ाना, आप लोगों की स्किल है पढ़ना, नई नई चीज़ें सीखना, उसको हमें डेवलप करना चाहिए हर दिन, न कि उसको छोड़ देना चाहिए। जो ये एपिडेमिक जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, अपने स्किल से किनारा कर दिया है। तो ये उनको फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उनको इतना नुकसान पहुंचाएगा, इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आगे आने वाले टाइम में वो खुद को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, औरों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और उनका हाल वैसे ही हो जाएगा जैसे इन ईगल का हुआ। तो आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। सारे बच्चे आप लोग बहुत समझदार हैं, जानती हूँ मैं ये, इतना आप लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए। और जो आपके टीचर्स आपको भेज रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मानना है, फॉलो करना है और अपनी स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, तो अब आगे मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। या आपका जो टॉपिक है बच्चों, पेट्रोलियम। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक है बच्चों, उसमें हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा था, कोल की व्हाट इज़ द कोल, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। टुडेज वी विल लर्न अबाउट द पेट्रोलियम, व्हाट इज़ द पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड इट्स अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, किस तरह से हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोल तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो पेट्रोलियम क्या है ये जान लेते हैं। अगर हम पेट्रोलियम को देखें बेटा, ये क्या, इट इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। ठीक है, एक बहुत ही डार्क कलर का क्रूड ऑयल होता है जो हमें कहाँ मिलता है, फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरिया में। ठीक है, बहुत नीचे ये हमें देखने को मिलता है। और जो पेट्रोल होता है बच्चों, ये कैसा है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है, इसमें दो आपके कंपाउंड्स हैं। इसमें एक हो गया हाइड्रोजन, जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, और एक हो गया आपका कार्बन। दो कंपाउंड से ये मिलके बना हुआ है। पेट्रोलियम जो मीनिंग है इसका, ये जो वर्ड आया, इट्स कम फ्रॉम द पेट्रा। पेट्रा का मीनिंग होता है बच्चों रॉक। ठीक है, एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, यानी कि रॉक से हमें ये मिला है। अब रॉक से नहीं मिला है, ये उन जगहों पे मिलता है जो दो पोरस रॉक्स के बीच में ये हमें मिलता है। ठीक है, पोरस रॉक यानी कि आपकी हम कह सकते हैं ऐसी रॉक्स के से ये हमें मिलता है बच्चों, जहाँ से आपका पानी भी अंदर नहीं जा सकता है।
ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फॉर्म होता है, जो पेट्रोलियम है किस तरह से ये फॉर्म होता है। तो अभी इतना जान लेते हैं कि ये कैसा है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आप देखेंगे अगर इसको हम पानी में डालेंगे ऊपर तैरने लगेगा, और ये लाइट वेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए ये फ्लोट करता है इसमें और कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। जिस तरह से हमने कोल में पढ़ा था, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ये भी आपका एक फॉसिल फ्यूल ही है, और इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोलियम क्या है। देखिए बेटा, ये किस तरह से फॉर्म होता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड। एक्चुअली पेट्रोलियम ऑयल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कई लाखों साल पहले जब आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिस तरह से कोल फॉर्मेशन हमने कही थी ना बेटा कि कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल भी ऐसे ही फॉर्म हो रहा था, पेट्रोल्स भी आपके ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपके जब ये दब गए बिल्कुल सी के नीचे या कुछ जगह पे लैंड एरिया के नीचे भी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने कल भी कहा था कि जो कोल ये फॉर्म होता है ऐसी जगह से जहाँ प्लांट्स ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं, एनिमल्स कम होते हैं, और पेट्रोलियम आपका कैसे फॉर्म होता है बच्चों, पेट्रोलियम में आपके एनिमल्स ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, तो जब ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, आपकी टाइनी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो कहाँ पे रहते थे, सी में रहते थे, ये खत्म हो गए, और उसके बाद क्या हो गया, ये नीचे चले गए, देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ सी एंड वर सून कवर्ड विद मड एंड सैंड। मड से, सैंड से कवर होते चले गए ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, एंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में जो ये डेड रिमेन्स हैं, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं आपके, दे वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ये सारे के सारे आपके धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे फाउंड होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रीवियस रॉक्स का मीनिंग होता है बच्चों नॉन पोरस रॉक्स। नॉन पोरस यानी कि जहाँ से पानी भी अंदर नहीं होता है, पानी भी अंदर नहीं जाता है, तो इन इम्प्रीवियस जो रॉक्स है यहाँ से आपका पेट्रोलियम फॉर्म होता है, या यहाँ पे ये दब जाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर रहेगी एक रॉक, और उनके बीच में हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, अब किस तरह से हम इसे अगर करते हैं, किस तरह से ये हमें मिलेगा, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स। हम होल करेंगे कहाँ पे, आपके इन द अर्थ क्रस्ट में कर सकते हैं, वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रिडिक्टेड बाय सर्वे। इसके लिए एक सर्वे होता है। ठीक है, और जो आपकी जो रिग्स वगैरह होती हैं, ड्रिलिंग जो रिग्स हैं, उनकी हेल्प से यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। पहले के टाइम पे तो आपके लैंड से निकाला जाता था, लेकिन आज हम लोग सी से भी, समुद्र के अंदर से भी इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो ये पेट्रोलियम है सबसे पहले ये हमें कहाँ पे मिला, जो है यूएसए में इन 1859 में। उसके बाद लगभग 8 साल के बाद 1867 में हमारे इंडिया में भी, आसाम में इसका जो है हमें जो है ये पेट्रोलियम देखने को मिला। ठीक, अब देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहाँ आकर होता है, डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स जो हैं आपके, उनके बीच में हमें ये देखने को मिलेगा बच्चों। आगे देखिए बेटा, जो ये पेट्रोल जब हमें मिल जाता है तो उसको क्या किया जाए, ये एक क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, अब इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन यानी कि इसमें फिर कई प्रोसेस इसको यूज़ करते हैं हम इसको, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, यानी कि जो हमें मिला वो तो हमें क्रूड ऑयल मिला। ठीक है, इसको फिर क्या किया जाता है, इसमें रिफाइनिंग की जाती है इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इसे कहते हैं, और रिफाइनरी में ये प्रोसेस होती है आपकी। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन ए ऑयल रिफाइनरी में इस प्रोसेस को किया जाता है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे हम कहते हैं। ठीक,
तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो प्रोसेस है ये क्रूड ऑयल है, ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया है। और इस क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है, यानी कि ये पहले आपके पास ये पेट्रोलियम है, इसको यहाँ पे आपका जो क्रूड है इसको इसका रिफाइन किया जाता है। और रिफाइनरी में दूसरा भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, ये ऑयल रिफाइनरी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। और यहाँ पे इस को क्या किया जाता है बच्चों, रिफाइन किया जाता है आपका जो है क्रूड ऑयल, और उससे कई यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं या कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बच्चों? सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें को मिलता है पेट्रोलियम गैस। जब हम किसी चीज़ को रिफाइन करेंगे ना तो उससे हमें गैस भी मिलेगा। जैसे हम लोगों ने कोल में पढ़ा था कि वहाँ भी हमें गैस मिल रही थी, यहाँ पे भी हमको गैस मिलती है और इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। ये क्या है? इट इज़ द फ्यूल गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। इसको हम घरों में भी यूज़ करते हैं। आप देखेंगे जो LPG है हमारी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरों में हम सिलेंडर लगाते हैं ना, सिलेंडर यूज़ करते हैं जहाँ पे खाना कुक करते हैं हम लोग किचन में। एक्चुअली वो जो गैस है वो पेट्रोलियम गैस है बेटा, एंड इसको कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी से हम कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है बेटा आपका यूज़ किया जाता है, हम इसको अपने घरों में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो यहाँ से हमें मिलता है दैट इज़ पेट्रोल। आप जानते हैं पेट्रोल कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो हमारे लाइट व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपके कार हो गई, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटर्स हो गई, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। जो ड्राई क्लीनिंग जो होती है वहाँ पे भी एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा दैट इज़ द केरोसिन। केरोसिन ऑयल सुना होगा आप लोगों ने, मिट्टी का तेल भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ से मिलता है आपको? ये भी पेट्रोल जो है, जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम का, ठीक है, उसको रिफाइन करके बनाया जाता है। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अब पहले के जो लोग थे वो स्टोव्स जलाते थे, गैस जब नहीं होते थे ना, ये हम LPG की जो बात कर रहे हैं हमारे घरों में, तो पहले के लोग स्टोव में खाना बनाते थे, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। जनरेटर वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, अभी भी जब जनरेटर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, केरोसिन को भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। इसके अलावा केरोसिन यूज़ होता है बेटा लाइटनिंग पर्पस के लिए। जो वो होती थी लालटेन्स जिसे हम बोलते थे पहले के टाइम पे, वहाँ पे लाइटनिंग पर्पस के लिए इसे यूज़ करते थे। लेकिन जो बहुत अच्छी ग्रेड का केरोसिन होता है, सॉरी, स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ यूज एज द एविएशन फ्यूल इन जेट एयरप्लेन्स। जेट एयरप्लेन से वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगला हमें मिलता है बच्चों डीजल। तो जो डीजल है इसको भी कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे आपके ट्रक हो गए, बसेस हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, और डीजल से बहुत सारी ट्रेन्स भी चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्या यूज़ होते हैं, डीजल इज़ ऑल्सो यूज टू रन पंप सेट्स फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर। वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर्स है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो है डीजल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रोडक्ट है बच्चों हमें मिलता है दैट इज़ द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है ये यूज़ में आता है बच्चों कहाँ पे? जो हमारी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, जो मशीन्स हैं उनके इंजन्स में, जैसे कार का इंजन हो गया, आपकी बाइक का इंजन हो गया, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है जिससे उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो और उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए। इसके अलावा इससे पैराफिन वैक्स बनाई जाती है। पैराफिन वैक्स आपकी यूज़ होती है बच्चों कहाँ पे? कैंडल्स फॉर्मेशन में। कैंडल्स जो बनती हैं, वैसलीन, ऑर्नामेंट्स जितने हैं आपके, और वैक्स पेपर जो वैक्सिंग करते हुए सुना होगा आप लोगों ने लोगों को, तो जो वैक्स पेपर है वो भी इससे बनाया जाता है। ग्रीस वगैरह इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा बच्चों कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ब्यूटामिन बनाने में। जो ये ब्यूटामिन है एक्चुअली ये है ब्यूटेन। ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे? रोड को कवर करने के लिए। कल भी हमने कोल वाले में भी ये बात की थी कि ब्यूटामिन्स को पहले लोग कोलतार यूज़ करते थे, लेकिन नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग द ब्यूटामिन। ठीक है, किस चीज़ के लिए ब्यूटामिन को यूज़ किया जाता है? आपका एक ब्लैक पेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और रोड को जो है उनकी मेटलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो ये आपका जो पेट्रोलियम है,
ठीक है, द पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे मैंने पहले कहा, जो हम घरों में जो ये यूज़ करते हैं, आपका सिलेंडर जो लगता है, ठीक है, एलपीजी जिसे हम बोलते हैं, जैसे इंडियन हो गया, भारत हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपका ये पेट्रोलियम गैस ही है जिसको लिक्विफाइड किया जाता है अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में इसको लिक्विफाइड किया जाता है। और इसमें मेनली कौन सी गैस होती है, आपकी ब्यूटेन होती है 80%, और 20% होती है बच्चों प्रोपेन। ठीक है, अब देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं, उसका जो रेगुलेटर है उसको ऑन करते हैं, तो बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ वो गैस निकलती है। कितने प्रेशर के साथ निकलती है, क्योंकि नीचे का जो वो जब प्रेशर रिलीज हो जाता है ना, तो गैस में फॉर्म हो जाती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे उसका प्रेशर रिलीज हो गया, निकल गया, तो वो आपकी गैसेस फॉर्म में आ जाती है। और जैसे ही हम अपना स्टोव ऑन करते हैं, उसमें लाइट जलाते हैं, तो वो हमें हाई जो है हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उस हाई हीट को हम क्या करते हैं, अपने लिए घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। अब ये एलपीजी क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं कि एलपीजी को यूज़ किया जाता है, क्या एडवांटेज इसके होंगे। देखिए बेटा, एक तो ये बहुत क्लीनली बर्न करती है, ठीक है, और बहुत ईजिली बर्न करती है। हम कह सकते हैं एलपीजी बर्न्स ईजिली, बहुत ईजिली और क्लीनली, बहुत ही साफ, क्योंकि इससे कोई भी रेसिड्यूज, कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर हम कुछ जैसे कोई पेपर जलाते हैं, कोई वुड जलाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक तो स्मोक प्रोड्यूस होता है, दूसरा वहाँ से कार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा राख वगैरह हो गई, ठीक है, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होता, एक बहुत क्लीन गैस है, ईजिली बर्न हो जाती है, ईजिली से जल सकती हैं चीज़ें। एलपीजी हैज़ हाई कैलोरिक वैल्यू ऑल्सो, बहुत ज़्यादा वैल्यू, हाई कैलोरिक वैल्यू है, बहुत जल्दी हमारा खाना बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो फ्यूल्स हैं, जैसे वुड वगैरह हो गया, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे खाना बनता है, लेकिन इसमें जल्दी बन जाता है। ठीक है, एलपीजी बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, इसमें कोई स्मोक नहीं है, हेंस डज नॉट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, इस वजह से इसमें एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता इसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करती है, और आपका क्या है, कोई सॉलिड रेसिड्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम कह सकते फ्यूल है ये आपका। ठीक है, तो ये इसकी हाई थर्मल एफिशिएंसी भी है, बहुत ज़्यादा हीटिंग रेट है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इसके बेनिफिट्स हैं एलपीजी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो कि इसलिए हम जो है एलपीजी को यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जो है ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग हमारे चैनल को, जिससे आपको जो है आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।